ये नीट। अभी मुझे बताओ, जो आप लोगों ने पेपर सॉल्व किए हैं लास्ट संडे जो टेस्ट हुआ था सॉल्यूशन के ऊपर, बहुत कुछ खुश नहीं हूं मैं उस पेपर को देख के। ऐसे निकल, आप लोगों ने देखे मार्क्स देखे हैं नितिन? हाँ साहिल, मार्क्स देखे आप लोगों ने? अपडेटेड मार्क्स देखे? क्यों? देख लो मार्क्स, देखो भाई, कल ही तो मैंने पेपर चेक करके रखे हैं, कल ही तो मैंने पेपर चेक करके रखे हैं। नहीं आया अभी तक? अभी तक नहीं आए? ओके। मार्क्स जो मैंने पेपर चेक किए हुए हैं तो इतना सेटिस्फैक्टरी पेपर नहीं है। मतलब पेपर इजी था, आप लोगों को भी पता है कि क्या पूछा था। आइसोटोनिक पूछा था, राउल्ट्स लॉ पूछा था, हेनरीज लॉ पूछे थे, न्यूमेरिकल्स तो वही थे। ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी के जो न्यूमेरिकल्स थे। कुछ कुछ लोगों ने पेपर बहुत ही गंदा सॉल्व किया है, बहुत गंदा। मतलब 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 11 मार्क्स, ये मार्क्स नहीं होते हैं। एक ही चैप्टर था 30 मार्क्स के लिए, उसमें से अगर 10 मार्क्स लेके आ रहे हो या 11 मार्क्स लेके आ रहे हो तो दैट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फॉर मी। हाँ, कुछ लोगों को है 27 है, बट 30 आउट ऑफ 30 मुझे कोई मिला ही नहीं। उसमें भी जो 27 मैंने जिनको दिए हैं, मैंने थोड़ा सा लाइट लेके चलो बाबा ठीक है। बट अगर आप ध्यान दो, अगर मैं सही में मार्क्स कट करने जाऊं ना तो कोई भी 25 के ऊपर नहीं है। अगर सही में मैं मार्क्स कट करने जाऊं तो कोई भी 25 के ऊपर नहीं है। ऐसे मत समझना जिनको 27 मार्क्स मिले हैं, ऐसे मत समझना कि नहीं यार हमारा एक आधा गलत हो गया, बाकी हमने कर लिया था। नहीं, जो 27 मिले उनको एक दो मार्क्स कम ही पकड़ लेना कि चलो मैंने दे दिए, मैंने ज्यादा मार्क्स कट नहीं किए हैं। बट आगे से याद रखना, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली पेपर चेक करूंगी, तो आप लोगों के जो 25 के अबो जिनको भी मिल रहे हैं ना वो भी कम हो जाएंगे। और बाकी लोगों से तो बिल्कुल ही मैं 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, क्या मार्क्स है यार? पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? मतलब हमारे ऑलमोस्ट अभी 3 से 4 चैप्टर हो गए हैं। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3 चैप्टर हुए हैं। तो 3 चैप्टर हुए तो उतनी तो पढ़ाई करनी चाहिए ना आप लोगों ने। देखो, पढ़ाने का काम मेरा था, मैंने पढ़ा दिया। अभी आपको चीजें देखनी है, आपको चीजें सॉल्व करनी है, उसके लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ आप लोगों की। हाँ, अगर कहीं पे डाउट है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछना है। बट और इतना छोटा छोटा लिखते हो यार कि दिखता भी नहीं है कि तुम लोगों ने क्या लिख रहे हो। इतना एकदम से छोटा, जब आप फोटो क्लिक करते हो तो समझ में आ रहा होगा ना कि दिखेगा नहीं दिखेगा। आ गए ना साइड मार्क्स सबके? कल ही तो मैंने कल ही भेजे मार्क्स, चेक नहीं किया आप लोगों ने। तो जो लिखते हो ना, थोड़ा हैंड राइटिंग भी सुधारो यार। इतना छोटा छोटा लिखते हो कि अच्छा हुआ मुझे दूरबीन लेके नहीं लेने आना पड़ता कि यार क्या लिखा हुआ है। मतलब थोड़ी हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी निकालो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम जा रहा है? थोड़ी सी तो हैंड राइटिंग बड़ी निकालनी है, बहुत ही स्मॉल एकदम से कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। बहुत सारे लोगों के ऐसे पेपर है, तो ऐसे नहीं करना है। आगे से प्लीज ध्यान दो कि सब्जेक्टिव पेपर है, बोर्ड्स में आपको मार्क्स चाहिए तो पेपर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ये नहीं है। बट पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? लास्ट मोमेंट अथर्व, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। लास्ट मोमेंट पे कोई पढ़ाई नहीं। अभी देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी किसको कम मार्क्स मिले हैं, मेरे पास सब रिजल्ट है और मुझे सब पता है। तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ी सी पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो हो जाए। ओके, चलो अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर की केमिकल काइनेटिक्स की। साहिल, अगर पेपर में ज्यादा मार्क्स मिल गए हो तो मुझे बता देना, मैं कम भी कर सकती हूँ। ठीक है अथर्व? नहीं आया प्रतीक्षा पेपर? साहिल का तो आ गया, सबका ही पेपर तो मैंने चेक करके भेजे। एक बार देख लो, नहीं आए तो मुझे कर देना, मैं देखती हूँ फिर। साहिल, अगर तुझे लग रहा होगा कि मैम ने ज्यादा दे दी है, बांट बांट के ज्यादा। अच्छा साक्षी, तुझे भी नहीं आया तो मुझे बता दो। जिनको भी पेपर आ जाएगा, जिनको लगेगा कि पेपर में ज्यादा मार्क्स मिले हैं तो मुझे बता देना, मैं कम भी कर सकती हूँ, डोंट वरी। अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है, नहीं यार मुझे नहीं चाहिए था बट मैम ने मार्क्स दिए हैं मुझे, तो अगर ऐसा गिल्ट आ रहा होगा तो प्लीज बता देना।
अच्छा, तुझे थोड़े कम मिले हैं। अथर्व, अगर तुझे मार्क्स बता दूं यहाँ पे, बहुत ही हो गया। आज देखो, शाम तक देख लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे ना, आज आ गया ना, आ गया अथर्व, आ गया है, सबके पेपर आ गए हैं। ऐसे नहीं, थोड़ा सा देखो उसको, आ गए हैं। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सबके पेपर आ गए, ऐसा नहीं है किसी का नहीं। साक्षी एक बार अच्छे से देख ले। अब भाई तू पेपर चेक करना तेरा, और मुझे बताना अगर तेरे ज्यादा मार्क्स मिले तो। प्रतीक्षा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे और अच्छे से। ओके, चलो हमारे चैप्टर की तरफ मुड़ते बाबा, बस हो गया। अभी यहाँ पे हमें देखना है, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने देखा था। हमने फिर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी समझ में आया था। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स एंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। कितने यूनिमॉलिक्यूलर है, बाय मॉलिक्यूलर है। इफ मॉलिक्यूलरिटी इज ग्रेटर देन 3 आ रही है तो कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन रहेगी। सही है ना? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी। हम रिएक्शन देख के नहीं बताएंगे ऑर्डर, हमें कुछ ऑर्डर, हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। हमने देखे कल कि 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, और उसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें पूछा है, तो उसी तरह से। देन हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, रेट कांस्टेंट कैसे निकालना है, रेट लॉ कैसे लिखना है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमने देखा, इंपॉर्टेंट। तो अभी आपके चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वैसे 2 ऑर्डर हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, की जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और दूसरा पढ़ना है हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों ऑर्डर पे देखो, और भी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी है, nth ऑर्डर तक है, बट हमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, जिसपे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट, की जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके लिए डेरिवेशन क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या रहेगा, उसके लिए ग्राफ क्या रहेंगे, ग्राफ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्राफ भी आपको आने चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, उसको कैसे लिखोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, पहले ये सुन लो। ये तो जीरो ऑर्डर पढ़ ही लेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि जब मैं इंटीग्रेटेड, जब मैं लिखूंगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या लिखूंगी मैं जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट लॉ, आपको क्वेश्चन भी आएगा। Write integrated rate law for first order reaction, write integrated rate law for zero order reaction। तो integrated rate law होता क्या? अभी हमने इक्वेशन देखा था जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखी थी, वहां पे हमने देखा था डेल सी बाय डेल टी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, डी सी बाय डी टी लिखा था। तो जब भी हम इक्वेशन देख रहे थे अभी तक, हमने डिफरेंशियल देखे। हमने कैसे देखे? यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लॉ देखे। अभी उसी को इंटीग्रेट करना है हमें, उसी को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो राइट डाउन, ये सिर्फ बताने के लिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ऐसा कुछ नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता क्या है। राइट डाउन द इक्वेशन विच आर, द इक्वेशन which are obtained by, the equation which are obtained by integrating, integration differentiation आप पढ़े हो, integrating the differential rate law, the equation which are obtained by integrating the differential rate law, and which provide direct relationship, and which provide direct relationship between the concentration of the reactant and time, concentration of the reactant and time are called integrated rate law, are called integrated rate law।
मतलब जो हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ है उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसकी वजह से क्या मिलेगा, हमें एक रिलेशनशिप मिलेगा, किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। तो ये जो बताता है, क्या बता रहा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट relationship between the concentration of the reactant and time, concentration of the reactant and time। अभी ये तो हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें सबसे पहले पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसी को जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलो या इसी को आप बोल सकते हो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो इतना ध्यान देना है कि हर कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। छोटी से छोटी चीजें मैं बता रही हूं यहाँ पे, जितना नहीं बताना चाहिए। क्यों, आपके लिए। अगर भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैं बात कर रही हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, the reaction in which, write down a reaction in which, इसी को देखो आप ये भी लिख सकते थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स दोनों सेम है। आपके बुक में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा वो लिख लो, या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon the किस पे डिपेंड नहीं करेगा, concentration of any reactant does not depend upon the concentration of any reactant taking part in the reaction, क्या कहा है देखो, a reaction in which rate of reaction does not depend, किस पे डिपेंड नहीं है, concentration of any reactant। अभी हम बात किसकी करने वाली है, concentration। हमने रेट लॉ ऑफ मास एक्शन देखा है, rate of chemical reaction directly proportional to the product of active mass of the reactant raised to a power of its stoichiometric coefficient। तो यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है does not depend upon the concentration of any reactant। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, कुछ भी हो जाए, रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। अभी मुझे बताओ, अगर मैं रिएक्शन कर रही हूं H2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, और यहां पे फॉर्म हो रहा है 2HCl। देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे क्या हो रहा है 2HCl। तो यहाँ पे दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, बिकॉज बाय यूजिंग डिफ्यूज सनलाइट, बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। तो in this reaction the rate of reaction remain constant through the progress of reaction even if the concentration of reactant increases। देखो इसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, उससे रिएक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे। अगर डिफ्यूज सनलाइट होगा तो रिएक्शन होगी, अगर डिफ्यूज सनलाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। मतलब यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिमेन कांस्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप चेंज कर रहे हो तो रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इसका अगर मुझे ग्राफ निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे एक ग्राफ निकालना है, क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूं मैं, एक रिएक्शन देखते, ए से प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो ध्यान दो, ए से प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कैसे लिखोगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन याद है कुछ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
के कांस्टेंट है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 0, ऐसे लिखोगे ना, 0 ऑर्डर है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे ए रेज टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, रेट किसके बराबर आ जाएगा, के के बराबर आ जाएगा, रेट किसके बराबर आ, के के बराबर। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूं, छोटा सा ग्राफ, किसके वर्सेस, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है रेट और यहाँ पे लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या रेट को ए के कॉन्सेंट्रेशन से कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं, तो ये क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं रेट का ग्राफ ले रही हूं टाइम के साथ, यहाँ पे रेट है और यहाँ पे टाइम है, क्या रेट को टाइम के साथ फर्क पड़ रहा है, नहीं, ग्राफ सीधा आएगा। और भी ग्राफ है, और भी ग्राफ है इसके, ये सिंपल वाले ग्राफ कि does not depend upon the concentration of any reactant, does not depend upon the concentration, A मतलब क्या हो रहा है, concentration of A, टाइम के साथ भी देख लो स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट ग्राफ है, क्योंकि रेट इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, तो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के साथ बोलो या टाइम के साथ बोलो। बोलो यहां तक बात समझ में आई है, क्लियर है यहां तक, ओके गुड, आगे बढ़े। बाकी किसी को डाउट है कोई कि नहीं मैम ये ऐसा कैसे हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। अभी हमें निकालना है ना ना साइड स्लोप के बारे में अब नहीं, हाँ ग्राफ वाला, प्रतीक्षा ध्यान दे, मैंने क्या कहा, रेट कैसे है, कांस्टेंट है, रेट कैसा है, रेट कांस्टेंट के बराबर है, मतलब रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ले लो, विथ टाइम के साथ ले लो, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। स्लोप कहाँ आएगा यहाँ पे, स्लोप की बात बाद में करेंगे, ठीक है चलो रफ कर दो, कर दिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, एक एक चीज समझते हुए चलोगे तो आगे इजी जाएगा, फिर आगे तो बिल्कुल ऐसे ही है, 2 मिनट में सॉल्व कर लो। अभी हमें निकालना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अभी देखो मैंने कहा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा, वही तो बताया मैंने, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी आपको पता है कि ए, मैं कौन सी रिएक्शन ले रही हूं, ए से, ये बिल्कुल पेटेंट रिएक्शन है, आपके बुक में यही रिएक्शन होगी, ए से प्रोडक्ट मिल रहा है, आपके बुक में यही है, और 99% यही रिएक्शन आपको देखेंगे मिलेगी, 99% यही रिएक्शन से आप डील करोगे, 1% रिएक्शन अलग होगी, 1% रिएक्शन अलग होगी। तो पहले ये देख लेते, वो स्पेशल केस भी देख लेंगे। ए से प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हमारी रिएक्शन है, पहले समझ लो, खुद अपने मन से लिखो। देखो पहले आप ये समझ लो कि मैं क्या क्या कर रही हूं, कैसे कैसे लिख रही हूं, फिर बिना देखे आप ट्राई करो, तो आपका याद भी हो जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ए से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहां पे रेट लॉ क्या होगा, R इज इक्वल टू के, ए रेज टू द पावर कितना होगा, 0, ठीक है, अभी मैंने बताया। अभी मुझे बताओ, अभी हमें कोई रिएक्शन दी है, उसके लिए मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ आपको लिखना बताया था, क्या होता है यहाँ पे, R इज इक्वल टू माइनस होगा ना, रिएक्टेंट है, डीए मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या हो जाएगा, dt, सबसे पहले लेक्चर में हमने लिखा था, R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, माइनस क्यों लिखा हुआ है, रिएक्टेंट है, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय टी, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों को कंबाइन कर दो, देखो माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए नॉट। अभी ए नॉट तो 1 हो रहा है, तो ये होगा माइनस डी ए बाय डी टी, और यहां पे क्या बचा हुआ है, के बचा हुआ है, यहां पे क्या बचा है, के बचा हुआ है, तो इसको मैं लेके जाऊं, डी ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, माइनस साइन में यहां पे लिखी हूं के, तो यहां पे भी dt आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, ठीक है।
अभी यहां पे देखो कि लेट समझ लो, यहां पे लेट टी अगर 0 है, मतलब इनिशियल टाइम 0 है, तो ए की वैल्यू होगी ए नॉट। ए की वैल्यू क्या होगी? ए नॉट। अगर एट इनिशियल टाइम 0 है तो ए की वैल्यू क्या रहेगी? ए नॉट है। एट एनी टाइम टी, अगर मैं फाइनल ले रही हूं तो एट एनी टाइम टी है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। क्लियर हुआ है? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, ए को कहां से कहां तक? इनिशियल टू फाइनल। मतलब यहां पे इंटीग्रेट करोगे ए नॉट से कहां तक? 80 तक। ये क्या है? यहाँ पे डी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। माइनस साइन और के कांस्टेंट है। टाइम कहां से कहां तक है? 0 से टी तक गया है, इनिशियल 0 एट एनी टाइम टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है? dt। अभी dA का इंटीग्रेशन a आ जाएगा और यहां पे क्या होगा? a नॉट से यहां पे 80। ठीक है ना? यहां पे इसका क्या हो जाएगा? t हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 0 से t, और माइनस के बाहर भी है, माइनस के को नहीं भूलना है हमें। अभी यहां पे देखो अपर लिमिट 80 माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे a नॉट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के t माइनस 0 t आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आया? 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अगर मुझे साइन चेंज करना है तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी इज इक्वल टू होगा ए नॉट माइनस ए टी। क्या इक्वेशन समझ में आ रहा है? के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। इसको आगे भी लिख सकते हो आप लोग, पहले इतना नोट कर लो। क्या यहां तक समझ में आया? बिना देखे लिख सकते हो? ट्राई करो, ट्राई करना चाहिए आप लोगों ने। इजी था, ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था। ट्राई करो, एक बार देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछना है। इनिशियल टाइम 0 है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट लिया है। एट एनी टाइम टी अगर है तो ए कितना लिया है? मैंने 80 लिया हुआ है। कई कई बुक में सिर्फ ए दिया हुआ है, तो आपको जो भी लेना है ले सकते हो, बिना देखे लिखो। ए नॉट माइनस 80। क्यों देखो, कंफ्यूज नहीं होना कि मैम 80 माइनस ए नॉट था इज इक्वल टू माइनस के टी था, फिर ए नॉट क्यों हो गया? साइन चेंज कर दिया मैंने, माइनस के टी को प्लस के टी कर दिया, तो सबको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। क्लियर है? गुड साइन। इस पे बोर्ड्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और वही गिने चुने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है। चलो, किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है? अभी देखो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे इस तरह से। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, k इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाय क्या हो जाएगा? t। ये भी लिख लो, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, ये मतलब जगह नहीं थी इसलिए मैंने। क्या इक्वेशन बना? k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाय t, ए नॉट माइनस 80 बाय t। चलो रब कर दो, ये थोड़ा सा अभी लिख लिया है सबने, रब कर दो, सब कर दिया। अभी हमारे पास एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। हमने कहा इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बताता है? कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का रिलेशन बताता है। मैंने क्या कहा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या क्या बताएगा? जो कॉन्सेंट्रेशन है, किसका कॉन्सेंट्रेशन? एट एनी टाइम टी का, और यहां पे मैंने लिया हुआ है टाइम, यहां पे क्या लिया हुआ है? टाइम। तो यहां पे मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन क्या है देखो, अभी इक्वेशन मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, ये वाला देखो, ये वाला, ये देखो, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे?
कि ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। और ग्राफ किसके बीच में है, ये वाला है और इसके बीच में ग्राफ है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एम एक्स प्लस सी आ गया। तो ग्राफ किस तरह से आएगा, यहां पे अगर ये थोड़ा सा, यहां पे ग्राफ किस तरह से आएगा, ग्राफ आएगा निगेटिव स्लोप में, यहां पे tan थीटा वाला, यस। तो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये थीटा है और निगेटिव, यहाँ पे ये कौन सा रहेगा, ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, यहाँ पे ए नॉट वाला, ये रहेगा ए नॉट। स्लोप, स्लोप यहाँ पे देखो, किसी ने तो स्लोप की बात की थी, tan थीटा और यहाँ पे माइनस के। तो यही तो हमें बता रहा है इंटीग्रेटेड ड्रॉट लॉ, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। क्लियर हुआ ये ग्राफ? एक एक ग्राफ आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम, हर इस पे ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो ये ग्राफ समझ में आया है? चलो आगे बोले। चलो ये कर दूं, रफ कर दूं। चलो निकाल लिया सबने, ग्राफ समझ में आया, निगेटिव स्लोप आ रहा है, y इज इक्वल टू स्लोप कितना है माइनस के एंड दिस इज ए इंटरसेप्ट। ओके, तो ये तो बात हुई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही चल रही है वहां पे, हम कोई अभी चेंज नहीं करने वाले। तो इक्वेशन क्या बना, KT इज इक्वल टू ए नॉट बाय AT। हर इक्वेशन याद रखना है, KT इज इक्वल टू ए नॉट बाय ए नॉट माइनस AT, ए नॉट माइनस AT, दैट इज अ KT। अभी हमें हाफ लाइफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होता क्या है। क्या देखेंगे आप यहां पे, फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, क्या देख रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय हाफ लाइफ रिएक्शन, अभी कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्शन जब 50% पे जाएगी, रिएक्शन जब 50% कंप्लीट होगी, तो उसके लिए जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो पूरी रिएक्शन जो कंप्लीट होगी, उसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, जो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट, क्या लिखूंगी मैं सिंपल यहां पे, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स, इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स कितना परसेंट, 50%। कितना परसेंट, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड डिनोट करते हैं टी हाफ से। हाफ लाइफ पीरियड कहां से डिनोट, किससे डिनोट कर रहे हैं, टी हाफ से। अभी आपको पता है कि जो हमारा टाइम था t इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, अभी t हाफ बन जाएगा। जो टाइम t था वो किस में कन्वर्ट हो गया, t हाफ। अभी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारा वो क्या बन जाएगा, कि रिएक्शन जो है एट एनी टाइम t पे कितनी परसेंट कंप्लीट होगी, 50% कंप्लीट होगी। मतलब यहां पे a नॉट बाय 2 आएगा, रिएक्शन पूरी रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी। तो 50% कंप्लीट होगी मतलब हाफ रिएक्शन कंप्लीट होगी, किससे, शुरुआत से। तो ए नॉट बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे 80 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए नॉट बाय 2। इक्वेशन क्या था, k इज इक्वल टू यहाँ पे था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस एट एनी टाइम t कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे t था, यहाँ पे क्या था, t था। क्या ये बात समझ में आ रही?
अभी ए नॉट को एज इट इज रखू, माइनस 80 की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, यहां पे 80 की वैल्यू पुट कर दूंगी ए नॉट बाय 2, और यहां पे टी की वैल्यू कौन से टाइम पे, ए नॉट बाय 2 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नितिन मुझे बता पूरी रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुई, 50% कंप्लीट की, तो 80 की वैल्यू क्या होगा, 50% कंप्लीट हो गया तो ए नॉट बाय 2 होगा ना, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, या तो 1/2 ए नॉट कर दे, 1/2 ए नॉट, ठीक है। ओके, टी कितना है, टी कितना कहा मैंने, हाफ, मतलब टी हाफ होगा, कितना होगा, टी हाफ। चलो मैं टी हाफ लेके आऊं यहाँ पे, टी हाफ इज इक्वल टू 2 ए नॉट माइनस ए नॉट, ये हो जाएगा ए नॉट, क्या बात समझ में आ रही है, 2 ए नॉट माइनस ए नॉट, ये हो जाएगा ए नॉट, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ का के, तो इक्वेशन क्या बना, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के, क्या समझ में आया। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ए नॉट बाय 2 के, क्या रहेगा, ए नॉट बाय 2 के, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रेट कांस्टेंट, टी हाफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, या हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं उसको, इसी को हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, गुड। अभी एक और है लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, वो आपके बुक में नहीं है बट समझ लो, कहीं काम पे आ गया तो समझ में आ जाएगा। हाँ, पहली इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाय के, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बना, टी हाफ के लिए, हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के, ये दो इक्वेशन हमने कर लिए हैं। चलो रब कर, अभी जो थर्ड है वो आपके बुक में नहीं है बट समझ लो क्योंकि ये काम में आ सकता है। थर्ड वाला, सेकेंड ना, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ मतलब कितना, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, हाफ लाइफ मतलब कितना, 50%, तो यहां पे जो टी लाइफ एल एफ, टी एल एफ लिखा मैंने यहाँ पे, टी एल एफ, तो टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट, क्या लिखूंगी मैं, टाइम इन विच 100% reaction completes, time in which 100%, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसको आप टी हाफ कहोगे, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसको आप टी हाफ कहोगे, लेकिन अगर वही रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है तो दिस इज कॉल्ड एज अ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, उसी को क्या बोलोगे आप, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अभी देखो, एट टी कितना लिया हमने, पहले टी हाफ लिया था, अभी मैं यहां पे क्या लूंगी, टी एल एफ, मतलब लाइफ टाइम रिएक्शन, ठीक है। अभी रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी ना, रिएक्शन 100% कंप्लीट है, अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट है तो एट टाइम टी पे कितना है कॉन्सेंट्रेशन, 0 होगा, एट टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0। जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही थी तो एट टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा था, ए नॉट बाय 2, हाफ कॉन्सेंट्रेशन बचा था, हाफ रिएक्शन बची थी, रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी तो एट टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, 0। रिएक्शन क्या थी, एटी इज इक्वल टू, एटी इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या था, ए नॉट माइनस के टी, यही इक्वेशन पढ़े हो, ठीक है, उल्टा उल्टा कैसे भी पूछो, 80 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पे क्या है, ए नॉट माइनस के टी, के की फॉर्म में निकालो या टी एल एफ के फॉर्म में, चलो टी एल एफ लाइक इसमें निकालेंगे यहाँ पे, तो ये ए नॉट इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ए नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन के हो जाएगा,
देखो, देख पा रहे हो यहाँ पे टी हाफ कितना था? टी हाफ कितना था? ए नॉट बाय 2k। जो टी हाफ आप लोगों ने निकाला है वो कितना आया था? ए नॉट बाय 2k। और जो लाइफ टाइम रिएक्शन है वो क्या थी? ए नॉट बाय क्या आ रही है? के आ रही है। ये दो याद रखना। हाफ लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हाफ लाइफ रिएक्शन है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम ध्यान रखो, एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, बट कोई क्वेश्चन फंस गया तो आपको ही आना चाहिए। नितिन मुझे बताओ, 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन बचेगा क्या? 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन बचेगा नहीं, पूरा का पूरा। रिएक्टेंट की बात करें नितिन, प्रोडक्ट पे तू बोलेगा कि मैम प्रोडक्ट तो फॉर्म हुआ, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। हम एक मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। ए मतलब रिएक्टेंट। आप बोलोगे कि मैम आप ऐसे कैसे कर रहे हो कि एट एनी टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन पूरा खत्म हो रहा है तो प्रोडक्ट तो बन रहा है। मैं प्रोडक्ट को ले ही नहीं रही हूँ, मैं रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ। तो एट 100% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो 80 कितना हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, 0। ओके, चलो अभी देखो यहाँ पे लिख लिया है, दो इक्वेशन याद हो गए, टी हाफ ए नॉट बाय 2k और टी एल एफ ए नॉट बाय k। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते। अभी देखो यहाँ पे एक मेथड होती, यूनिटरी मेथड। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जिनको मेथड अप्लाई करना है कर सकते हो, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। अभी मुझे बताओ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, सपोज हमारे पास 100% है। जब भी कोई इनिशियल रिएक्शन होगा एट टी टाइम 0 पे 100% रिएक्टेंट होगा ना। अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो जो ए नॉट होगा वो 100% होगा। अभी एट एनी टाइम टी पे, मतलब धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होगी, धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट हुई है। अभी ये 100 से गया है 50 पे। कितना गया? 100 से 50 गया, और 50 से ये गया है 0 पे। क्या रिएक्शन समझ में आ रही है? इनिशियली मेरे पास 100% रिएक्टेंट है, धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट हुई, 100 में से रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई, 50 में से 0 गया, मतलब 100% कंप्लीशन। 0 का मतलब क्या हो रहा है? 0 का मतलब हो रहा है कि रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट हो रहे, 100% कंप्लीट है। यहाँ पे 50% रिएक्शन, मतलब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। अभी मुझे बताओ, 100 से 50 जाओगे, 100 से 50 जा रहे, मतलब क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? इसको क्या बोलोगे? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बोलोगे। 100 से 50 जा रहा है तो रिएक्शन को क्या बोलोगे? हाफ लाइफ रिएक्शन। और उसके लिए क्या लिखा आप लोगों ने? ए नॉट बाय कितना था? 2k। यही तो वैल्यू आई थी टी हाफ के लिए, ए नॉट बाय 2k। अभी यहां पे मुझे बताओ, 100 से 0 पे जा रहा है, 100 से 0 पे जा रहा है तो यहां पे बोलोगे क्या रहेगा? यहां पे होगा ए नॉट बाय के। 100% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसी को आप बोलते हो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। हाँ, बाद में लिखो, पहले समझ लो। ये 100% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो ए नॉट बाय के आ जाएगा। ए नॉट बाय के क्या होता है? लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। तो क्या मैं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन को आप देख पा रहे हो कि लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है? ए नॉट बाय 2k और ए नॉट बाय के, मतलब यहां से एक इसका हाफ ए नॉट बाय के, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? ए नॉट बाय के हो जाएगा। आप तो बोलोगे सब में ऐसा होता है, 100 से 50 जा रहे हो, 50 से 0 जाएगा तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे आप, तो इसका भी आ जाएगा ए नॉट हाफ ए नॉट बाय के, इसका भी हाफ ए नॉट बाय के, पूरा ए नॉट बाय के हो जाएगा। नहीं, सब रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ 0 ऑर्डर रिएक्शन में ही होता है। सब रिएक्शन में ए नॉट बाय 2k को मैं 2 बार लिखूंगी तब जाके ये ए नॉट बाय 2k, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ 0 ऑर्डर रिएक्शन में ही होता है, इसको तो समझ लो अभी, ठीक है। अभी देख मैं एग्जांपल लेती हूँ। मतलब अगर यहाँ पे एक प्रॉपर इंटरवल है आपके पास टाइम का, तो कॉन्सेंट्रेशन भी उसी तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर आपका एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम दिया है 0 ऑर्डर रिएक्शन में, तो कॉन्सेंट्रेशन भी उसी इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अभी देखो यहाँ पे पहले है 100%, पहले कितना है? 100%।
100 से 90 गया, 100 से कितना गया, 90 गया। जब 100 से 90 जाएगा तो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई, कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई बताओ। 100 से 90 जा रहा है, उसके लिए मुझे टाइम लग रहा है टी। 100 से 90 जा रहा है, उसके लिए मुझे टाइम लग रहा है टी। तो मैंने पूछा कि मुझे कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई है, कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई है। यस, गुड आकांक्षा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है 10% कंप्लीट हुई है। रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीशन, 10% कंप्लीशन है। तो मैंने कहा कि 100 से 90 जाने के लिए टाइम टी लग रहा है, 100 से 90 जाने के लिए टाइम टी लग रहा है। तो जब 100 से 20 जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया। 100 से 90 जाने के लिए मुझे टाइम टी लगा, तो अगर मुझे 100 से 20 जाना है तो कितना टाइम लगेगा, दैट्स द क्वेश्चन। गुड नितिन, वेरी गुड, गुड अथर्व। और बाकी लोग क्या सोच रहे हो। साहिल गुड, गुड अंजलि, सही है ना। 100 से 90 10% कंप्लीशन के लिए टी है। 100 से 20 जा रहा है, मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, रिएक्शन 80% कंप्लीट हुआ है। रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ, 80%। 10% के लिए टी, तो 80% के लिए कितना होगा, 80। अगर मैंने यही कहा कि ये रिएक्शन यहाँ पे 100 से जा रहा है 40 पे, 100 पे कितना जा रहा है, 40 पे। अगर 100 से 40 जाएगा मतलब कितना कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 60% कंप्लीट हो गया। रिएक्शन कितना है, 60%। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा। टाइम कितना लगेगा, 60। तो ये यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो जेई और नीट के लिए। जब भी जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिटरी मेथड कैन बी यूज। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिटरी मेथड कैन बी यूज। अगर एक प्रॉपर इंटरवल के टाइम, अगर आपका टाइम ये हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसी इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई है सबको। 100 से 90 टी होगा, 90 से 80 जाओगे तो टी होगा, 80 से 70 जाओगे टी होगा। तो डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि 10% कंप्लीट हो रहा है, टी लग रहा है, तो 80% कंप्लीट के लिए कितना लगेगा, 80। और 60% कंप्लीशन के लिए 6t की वैल्यू लगेगी। ओके, ये टाइम लगेगा। चलो रब कर दो, ये मेथड समझ में आ रही है। एक नोट करके लिख लो कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन या in zero order kinetics unitary method can be used. This method is called as unitary method. हमने पढ़ी है ना इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज वाली, उसी तरह से यूनिटरी मेथड बोलते, शॉर्टकट मेथड है। चलो रब कर दो बेटा, लिख लिया है सबने। अभी पहले हम इसके क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। फॉर A gives प्रोडक्ट, क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट मिल रहा है। टू बी जीरो ऑर्डर, कैसा ये, जीरो ऑर्डर, मतलब रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, टू बी जीरो ऑर्डर। इफ टाइम टेकन फॉर 50% completion is 50% completion is 2 minutes. Find the time required for 75% completion of reaction.
पहले आप लोग ट्राई करोगे, मुझे आंसर बताओगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ट्राई करो। इनिशियल हमेशा 100% होता है। गुड नितिन, तूने तो यूनिटरी मेथड ही अप्लाई कर ली। अभी तो स्टेप बाय स्टेप भी कर ले। तूने तो यूनिटरी मेथड ही अप्लाई कर ली। गुड, वेरी गुड, जल्दी सीख गए। ये तो सिंपल सिंपल के लिए हो जाएगी, लेकिन पता है नितिन, जहां पे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी ना, वहां पे मेथड के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा वहां पे। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड्स के लिए ये मेथड, लॉन्ग वाली मेथड, यूनिटरी मेथड जेई और नीट में यूज कर लेना। चलो जल्दी जल्दी बाकी लोग भी आंसर निकालो। ए नॉट, गुड आकांक्षा, वेरी गुड। पहले लॉन्ग मेथड से निकालो आंसर भाई, पहले लॉन्ग, बोर्ड में लॉन्ग मेथड यूज होगी, ये मेथड यूज नहीं होगी। एक मिनट तब तक निकालो। चलो बाकी लोगों को यूनिटरी मेथड भी नहीं आई क्या? हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 है, रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी तो 80 कितना बचेगा? गुड सूरज, गुड आलोक, वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप भी करना है मेथड, सिर्फ यूनिटरी मेथड से काम नहीं चलेगा, बोर्ड्स के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, याद रखो। गुड आदेश, साक्षी सही है, गुड। जोल किसमें निकाला? सेकंड में, ओके, गुड अभय। चलो बाकी लोग, किसी को डाउट है? एक बार मैं करके दिखाती हूँ लॉन्ग मेथड से। यूनिटरी मेथड से आ ही गया होगा, ये यूनिटरी मेथड से बहुत इजी था, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस यहां पे हो जाएगा 2k, ए नॉट माइनस यहां पे हो जाएगा के टी। 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए क्या इक्वेशन हमने देखा, ए नॉट माइनस ए टी, और यहां पे क्या हो जाएगा, बाय के हो जाएगा, बाय के, सही है। अभी मैंने कहा इनिशियल कितना रहेगा, हमेशा ए नॉट 100% ही होता है, हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 होगा। लेकिन उसने कहा है कि 80 कितना रहेगा, देखो 80 कैसा होगा कि 50% कंप्लीट हो गया, मतलब जो इनिशियल था 100 उसमें से 50% कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा? 50 बचा, कितना बच गया? 50। और टाइम कितना दिया है यहाँ पे? 2 मिनट दिया हुआ, टाइम कितना दिया? 2 मिनट। अगर मिनट में दिया है तो मिनट में ही निकालो, तो वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा यहाँ पे k इज इक्वल टू, मैं k लिखू, ए नॉट कितना है 100, 80 की वैल्यू कितनी आई है 50, और यहाँ पे t कितना दिया है 2 दिया हुआ है, तो 100 यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो ये 50 यहाँ पे बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। k इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, चलो निकाल ही देती हूँ, 25, इजी वाला है इसीलिए। अभी हमें निकालना है कितने के लिए? फॉर 75% कंप्लीशन। किसके लिए निकालना है? फॉर 75 कंप्लीशन। अभी ए नॉट कितना रहेगा? स्टिल ए नॉट इनिशियल हमेशा 100 ही होता है, इसको नहीं भूलना है, नहीं तो ए नॉट क्या लू, ए नॉट क्या लू, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए नॉट हमेशा 100 रहेगा। हाँ 80 कितना हो जाएगा? पहले 100 था, उसमें से 75 चला गया, तो कितना बचा? 25 बचा। कितना बचा? 25। और इसी के लिए हमें निकालना है टाइम, इसी के लिए हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट कितना है? 100 है, माइनस 80 कितना दिया है? 25 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे k की वैल्यू हमने निकाल के रखी है 25। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 माइनस यहाँ पे 25, ये हो जाएगा 75,
डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 3 और ये आंसर आ गया मिनट में, 3 मिनट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ए नॉट हमेशा 100%, कितना कंप्लीट हुआ उससे माइनस करोगे। अभी मेथड 2 तो आप लोगों ने अच्छे से कर ही ली है, जितने भी लोगों ने आंसर निकाले मेथड 2 से ही निकाले हुए। 100 से कितना जा रहा था 50, 50 से कितना जाएगा 0, सही है। 100 से 50 गया तो कितना मिनट लगा 20 मिनट। 0 से जाएगा इसके लिए भी कितना लगेगा 2 मिनट, बट रिएक्शन कितने के लिए पूछा है 75 के लिए। ठीक है, रिएक्शन बीच वाले के लिए पूछा है ना, तो यहाँ पे और 25 बढ़ा दो, तो ये 2 मिनट पूरा ये वाला, और इसमें बीच में 1 मिनट एक, तो रिएक्शन के लिए कितना मिनट लग रहा है 3 मिनट। ये भी बता सकते थे, कोई बात नहीं है। किसी को कोई मेथड नहीं समझ में आई, ऐसा कुछ है? पहली दूसरी मेथड ए नॉट ए टी वैल्यू कैसी आई? चलो आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? वापस एक बार बताओ ना। कौन सा बेटा? मेथड 1? यस मैम। हाँ चलो, इक्वेशन पता है तुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का? AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, या टी और के के फॉर्म में लिख ले। तूने मैंने कहा कि यहाँ पे ए टू प्रोडक्ट है, टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, हमेशा ए नॉट 100% ही रहेगा, ए नॉट चेंज नहीं होता है। ए नॉट क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और हमेशा हमारे पास जो इनिशियल रिएक्टेंट होता है 100% होता है। अभी उसमें से रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई 50%, मतलब 80 की वैल्यू कितनी रहेगी 100 पहले था उसमें से 50 चला गया, तो कितना बचेगा 80 हमारे पास, जो रिमेनिंग है अमाउंट कितना बचेगा 50%। कौन से टाइम में 2 मिनट के लिए। तो पहले मैं के निकाल लूंगी, यहां से मैंने के निकाल दिया, रेट कांस्टेंट जो कि 25 मिनट आ गया। अभी मुझे टी निकालना है किसके लिए 75 रिएक्शन कंप्लीशन के लिए, मतलब 100% तो ए नॉट रहेगा ही रहेगा। 80 कितना हो जाएगा 100 में से कितने के लिए निकालना है 75 चला गया है, तो 25 तो रिमेनिंग है हमारे पास, उसके लिए टी निकालना है, तो उसके लिए टी की के की वैल्यू पुट कर दो, जो ऊपर निकाला था वो आ जाएगा 3 मिनट। ठीक है अभी? यस मैम। चलो फिर दूसरा वाला क्वेश्चन तू सॉल्व कर अच्छे से। यूनिटरी मेथड यहाँ पे इजीली अप्लाई हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। Write down question number 2. Question number 2. For A gives product, A gives product to be zero order, to be zero order. It takes 2 minutes for 50% completion. 50% completion. Find the time required for 33.33% कंप्लीशन। चलो ऑप्शन है मेरे पास, पर मैं ऑप्शन नहीं दूंगी क्योंकि आप लोग ऑप्शन देके तुक्के लगा लोगे, आप लोग ट्राई करोगे। जो भी स्मार्ट वर्क करना है, लॉन्ग वर्क करना है, व्हाटएवर जो भी वर्क आप करना चाहते हो, बट दोनों की प्रैक्टिस करना है, दोनों की प्रैक्टिस करना है। स्मार्ट वर्क यूज करो या पहले लॉन्ग मेथड से निकालो। ना ना ना, फ्रैक्शन में मत निकाल, पूरा परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे। अब प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, पूरा आंसर परफेक्ट।
गलत हो रहा है। सूरज में भी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये हो रहा है। गुड नितिन, वेरी गुड। नितिन कौन सी मेथड अप्लाई की, यूनिटरी मेथड या लॉन्ग वाली? आदेश गलत हो रहा है, ओके लॉन्ग कट यूज किया। गुड साहिल। आकांक्षा गलत हो रहा है। अच्छा सेकंड में क्यों दे रहे हो मुझे, मिनट में मैंने दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, आप लोग सेकंड में आंसर क्यों निकाल रहे हो? और आप लोग का सेकंड क्या कन्वर्ट कर रहे हो आप मिनट को सेकंड में? गुड सूरज। अभय गलत है। मुझे बताओ क्या आप लोग मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने जा रहे हो? अरे भाई मिनट में दिया है क्वेश्चन में, मिनट में ही निकालो। ऑप्शन भी मिनट में दिए है, क्यों इतने इफर्ट्स ले रहे हो? गुड प्रतीक। काहे इतने इफर्ट्स लेना हमें? गुड आलोक। गुड सानिका। सबने शॉर्टकट मेथड की, किसी ने शॉर्टकट मेथड अप्लाई की है? यूनिटरी मेथड किसी ने अप्लाई की है? मुझे लगता है यूनिटरी मेथड किसी को नहीं आई होगी अभी इसके लिए। एनीवन हु अप्लाई यूनिटरी मेथड? आई थिंक नो वन। ओ साहिल, यूनिटरी मेथड से आ गया तुझे आंसर, क्या बात है। इसीलिए तेरा 1.66 आ रहा है। गुड साक्षी। साहिल तेरा गलत हो रहा है फिर। देखो ऑप्शन क्या क्या है साहिल। ऑप्शन था 0.33, 0.66, 1.33 एंड 1.66। हाँ साहिल अब सही है, अब सही है। चलो, किसी को पहली मेथड नहीं समझ में आई है? किसी को डाउट है? गुड जोएल। किसी को डाउट है? गुड सूरज, सही किया तूने। अभय क्या सॉल्व करके दूं? अभय फर्स्ट मेथड से। ओके चल, फॉर्मूला क्या था हमारा? k इज इक्वल टू ए नॉट, ये याद रखना, माइनस ए टी बाय क्या होगा यहाँ पे t होगा। ठीक है, इनिशियल कितना होगा? ए नॉट कितना होता है? मैंने हमेशा बोला ए नॉट कितना रहेगा? 100 रहेगा, इसको नहीं भूलना है। 80 कितना होगा? रिएक्शन देखो 50% कंप्लीट होगी, तो 100 से 50 चला गया है तो कितना बचा? 50 बचा हुआ। 80 50 आ गया। कितने टाइम्स के लिए? यहाँ पे दिया है टाइम 2 मिनट। टाइम कितना दिया है? 2 मिनट दिया हुआ है। ठीक है यहाँ तक। अभी यहां से k निकाल सकती हूँ। k कितना आ जाएगा? ए नॉट 100 माइनस 50 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? 25। ये कितना आ गया? k 25। कितने रिएक्शन की निकालना है? फॉर 33.33% कंप्लीशन। कितने की निकालना है? 33.33 कंप्लीशन। ए नॉट कितना है? ए नॉट तो 100 ही रहेगा। 80 कितना आएगा? 80 आएगा 100 माइनस 33.33, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 66.67। और उसके लिए तो आपको टाइम पूछा है, इसी के लिए आपको टाइम पूछा है। t इज इक्वल टू पूछ रहे, क्या करोगे? t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80, और यहाँ पे बैक क्या हो जाएगा? k। ए नॉट कितना दिया है? 100 माइनस 80 कितना दिया है? 66.67 डिवाइडेड बाय 25। इसका आंसर निकाल लो। आंसर आ रहा है 1.33 मिनट। कितना आ रहा है? 1.33 मिनट। क्लियर है? यूनिटरी मेथड बताऊं इसकी कि रफ कर दूं पहले, फिर यूनिटरी मेथड देखते हैं।
चलो अभी इसी का यूनिटरी मेथड देखते हैं। ये बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे यूनिटरी मेथड में। यूनिटरी मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बाकी किसी में भी यूनिटरी मेथड अप्लाई मत करना। अभी मुझे बताओ 100 से 50 जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट। 100 से 50 जा रहा है 2 मिनट। अभी रिएक्शन 33.33% हुई है, मतलब यहां पे 33.33% कंप्लीट हुई है। तो मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 70 के आसपास पकड़ लेता, 70 के आसपास, ठीक है। अगर 30% होती तो 70% के लिए निकाल लेती। अभी मुझे बताओ 50 के लिए कितना? 50% कंप्लीशन के लिए 2 मिनट लग रहा है, तो मुझे 10% कंप्लीट करना है, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2/50 हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ ये 0 हो जाएगा, 2/5 0.4, ये कितना आ जाएगा? 0.4। क्या ये बात समझ में आ रही? 50 के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, तो 10 के लिए कितना लगेगा? 10 के लिए लगेगा यहाँ पे 0.4। 100 से 70 जा रहा है, मतलब रिएक्शन 30% कंप्लीट हुई है। 30% मतलब 3 इंटू कितना आ जाएगा? 0.4। 3 इंटू 0.4। अभी 70 से लेके 33.633 मतलब कितने के लिए निकालना है हमें? 66.67 के लिए निकालना है ना। तो यहाँ पे मुझे 60 के लिए निकालो पहले, यहाँ पे 70 से 60। अभी 70 से 60 जाना है, तो 70 to 62 मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो ये कितना है? 10 के लिए 0.4, ये बाय 3 हो जाएगा। ये 10 के लिए कितना है? 0.4 बाय 3, ये भी 10 के लिए 0.4 बाय 3, मैंने 3 से डिवाइड कर लिया। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 0.4, 3 इंटू 0.4, और ये प्लस एक आएगा ना, इसमें से एक आएगा 0.4 बाय 3, 0.4। इसको अगर कैलकुलेट कर दोगे तो ये 1.2 हो जाएगा। 0.3 मतलब 0. यहाँ पे 1.3, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ठीक है, 1.33 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना निकलेगा? 1 पॉइंट समथिंग, वही तो आ रहा है ना। आंसर कितना आ रहा है? 1.33 मिनट, जो भी आपका ऑप्शन था। इसको कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? ये यूनिटरी मेथड थी, इसको भी अप्लाई कर सकते थे, जो आपको इजी लगे वो करो। आगे बढ़े। ओके थर्ड, for a reaction, the time required for 20% completion is 40 minutes, 40 minutes, and 40% completion is 80 minutes. 80 minutes. Find the order of reaction. Find the order of reaction and rate constant. अभी देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी इसमें कोई पूछा नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये कुछ नहीं पूछा। आपको पूछा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी तो हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे मैम जीरो ऑर्डर क्या उसमें बताना है? नहीं, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ना है, जीरो ऑर्डर पढ़ना है। अगर आप देखो मैं क्या बोल रही हूं, अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई करते हो और उसके लिए के की वैल्यू निकालते हो, के की वैल्यू फॉर 40% कंप्लीशन के लिए
और फॉर जो भी पहला कंप्लीशन था 80% कंप्लीशन के लिए अगर सेम आ रही हो, जो भी आपको कंप्लीशन बताए है अलग अलग, उसके लिए अगर के की वैल्यू सेम आ रही है, अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, तो वो सही है, मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो आपको अप्लाई करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जो हम आगे पढ़ेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपको के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उसके लिए अगर के की वैल्यू सेम आ रही है तो वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको करते हैं हम। अभी इक्वेशन क्या है देखो, k इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, k इज इक्वल टू, याद हो गया, a नॉट माइनस यहाँ पे 80 और बाय क्या हो जाएगा t। किसका इक्वेशन था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। पहले देखो a नॉट कितना आया, सॉरी a नॉट कितना होता है 100, इनिशियल कितना होगा, हमेशा 100 होगा। 80 कितना रहेगा, कितना रहेगा 100 में से कितना गया था, 20% कंप्लीट हुआ था, मतलब रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, 80 बचा हुआ यहाँ पे। और उसके लिए टाइम कितना लगा, उसके लिए टाइम लगा 4 मिनट, उसके लिए टाइम कितना हुआ 4 मिनट। तो k इज इक्वल टू a नॉट 100 माइनस 80 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 20/4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। टाइम 40 मिनट्स है ना? 20, सॉरी मैंने यहाँ पे 4 मिनट 40 मिनट, हाँ मैंने कितना लिखा था, सॉरी 40, चलो तो ये हो जाएगा 1/2, थैंक यू, 0 0 1/2 हो गया। अभी मुझे करना है फॉर कितने के लिए, 40% कंप्लीशन के लिए। अभी फॉर 40% कंप्लीशन ए नॉट कितना होगा, ए नॉट होगा 100, 80 कितना आ जाएगा, 80 होगा 100 माइनस कितना परसेंट कंप्लीट करना है, 40% कंप्लीट हुआ है, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 60%, और उसके लिए आपको टाइम दिया हुआ है कितना, सॉरी टाइम नहीं पूछा, टाइम दिया हुआ है 80 मिनट, टाइम दिया है 80 मिनट। हमेशा इनिशियल वही रहेगा जो दिया जाएगा, नहीं दिया है तो 100%। तो k कितना आ जाएगा 100 माइनस ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 80, ये 40/80 अगेन 1/2। क्या k की वैल्यू सेम आ रही है, देखो k यहाँ पे भी 1/2 है, k यहाँ पे भी 1/2 है। अगर रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है, अगर रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है, तो जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहाँ पे k सेम नहीं आता, अगर यहाँ पे k सेम नहीं आता, तो आप फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन देखते, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में आप k की वैल्यू निकालते हो, वहां पे अगर k की वैल्यू सेम आती तो वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती। अभी यहाँ पे देखो इसका यूनिट कैसे, k का यूनिट हमें इंपॉर्टेंट है। अभी पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ, ये रब कर दो, ये लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, ये लिख लिया होगा। आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या है, के की वैल्यू ही तो रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट मतलब क्या हो रहा है, के की वैल्यू है, बट उसका यूनिट क्या रहेगा, चलिए रब कर दो। अभी हमें देखना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो रिएक्शन लिखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा, यूनिट फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, unit of rate constant for zero order reaction, for zero order reaction, ठीक है, k का यूनिट हमें निकालना। तो k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या है, एट एनी टाइम t कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा मोल पर लीटर में लेते हो, कॉन्सेंट्रेशन किस में लोगे, हमेशा मोल पर लीटर में। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का इंटीग्रेट मतलब कितना भी हो सकता है, 1 - n कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे t है, t किस में ले रहे हो, यहाँ पे मिनट में लेना है, मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है तो सेकंड में ले लो यहाँ पे।
तो यहाँ पे टाइम ऊपर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। तो K का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। 1 माइनस एन, एन मतलब नंबर, जो भी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टर्म्स रहेंगे यहाँ पे 1 माइनस एन, और टाइम यहाँ पे इनवर्स। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप A080 मोल पर लीटर, आपको मिनट में दिया तो मिनट इनवर्स लिख लो, तो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। एन मतलब क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एन मतलब क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 0 है। अभी ये रिएक्शन हमने देखी है 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। मतलब यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट पूछा था तो यूनिट लिखोगे, कितना आया था 0.5 मोल पर लीटर, और टाइम यहाँ पे किस में दिया था, मिनट में इनवर्स। तो आपका आंसर ये होना चाहिए था 0.5 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक दो ग्राफ देख लिए थे, अभी और कुछ ग्राफ देखते हैं। तो हेडिंग डालो, ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Which of the following graph represent zero order reaction? Which of the following graph represent first order reaction? और हाँ, आज का जो क्लास है वो 6:30 रहेगा। आज एक क्लास है हमारा केमिस्ट्री का, जो इवनिंग में क्लास है वो 6:30 होगा, 6 o'clock नहीं होगा। ओके, तो लोग जाने से पहले बता रही हूं मैं, 6:30 क्लास रहेगा। ठीक है, चलो हेड डालो, ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इवनिंग के लेक्चर में सभी ने आना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट है। चलो पहला ग्राफ क्या देखा था हमने, फर्स्ट ग्राफ में मैंने रेट की बात की थी। यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ में किसकी बात की थी हमने, रेट की। किसके साथ, यहाँ पे एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मैं टी ले लेती हूँ यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो रेट इंडिपेंडेंट अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ग्राफ किस तरह से आया, स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट है ना, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली मैंने एक ग्राफ और लिया था यहाँ पे, किसके वर्सेस, रेट, और यहाँ पे लिया था टाइम। तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। और एक ग्राफ लिया था मैंने, किसके वर्सेस लिया था मैंने, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस यहाँ पे टाइम। तो ग्राफ यहाँ पे निगेटिव स्लोप वाला आया था। ये 3 ग्राफ हमने पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये निगेटिव स्लोप दिखा रहा है, -k वाला ग्राफ। ये 3 ग्राफ को किसी में डाउट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो ग्राफ, उसके बाद अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ा है, टी हाफ इज इक्वल टू, क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू A0 बाय 2k। टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, A0 बाय 2k। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ निकाल रही हूं, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, अपॉन यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। A0 क्या है, A0 क्या है, A0 है यहां पे, A0 इनिशियल concentration of the reactant, initial concentration of the reactant, that is a A0। तो अगर मुझे ग्राफ निकालना है टी हाफ और यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड और A0 के इसमें, तो यहाँ पे ग्राफ क्या आ रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ग्राफ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और यहाँ पे ये थीटा है। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यही तो होगा ना, y इज इक्वल टू ये mx यहाँ पे प्लस c। अगर मैं आगे और उसको इलेबोरेट करूं तो लॉ के इसमें, तो यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, 1/2 के आ जाएगा। यहाँ पे ये 1/2 और यहाँ पे k। इक्वेशन समझ में आया, t हाफ इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे k, ठीक है, 1 बाय ये वाला नीचे रहेगा 2k इनटू कितना है A0। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा mx। y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बन गया, mx बन गया।
तो वही तो है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा 1 बाय, नीचे लिख देना, गलत कर दोगे नहीं तो 1/2k। क्लियर हुआ ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx वाला। टी हाफ a नॉट बाय 2k दिया है, और आपको टी हाफ और a नॉट के बीच में अगर इक्वेशन निकालना है तो y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू mx पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्लोप क्या आ जाएगा 1/2k, 1/2k। क्लियर है ग्राफ ये भी? तो ये ग्राफ याद रखना इसमें, बाकी तो ग्राफ आपको समझ में आ ही गए हैं, बाकी ग्राफ आप लोगों को समझ में आ ही गए, बट ये भी ग्राफ यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, टी हाफ का यूज नहीं किया, कर लेंगे, टी हाफ का भी यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं। टी हाफ क्या होगा, आपको टी हाफ पूछा जाएगा, के की पहले के की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर टी हाफ की वैल्यू पुट कर दो। कॉन्सेंट्रेशन तो दिया ही जाता है ए नॉट वाला, वो भी कर लेंगे, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट निकालो, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Example of zero order reaction। किसके रिएक्शन? पहली मैंने रिएक्शन बोल दी थी कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब यहाँ पे देखो मैंने लिखी थी रिएक्शन H2 plus Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। तो यहाँ पे ब्राइट सनलाइट मतलब क्या हो रहा है, H न्यू हो रहा है, यहाँ पे क्या मिलेगा 2HCl मिलेगा, यही तो रिएक्शन हमने लिखी थी यहाँ पे। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन है इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे जो रेट डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट कम ज्यादा हो रही है तो रेट भी कम ज्यादा हो रहा है। अगर कभी कभी एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, अगर ब्राइट सनलाइट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, अगर बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट है तो प्रोडक्ट इजीली फॉर्म होता है। तो ये रेट, जो रिएक्शन की रेट है, किस स्पीड से रिएक्शन जा रही है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अगर लाइट कम ज्यादा हो रहा है तो रेट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितने भी एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है, जितनी भी एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है, आपको पता है कि एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करेगी, हमेशा जीरो ऑर्डर, डिपेंड नहीं करती रिएक्टेंट पे। जैसे आप माल्टेज यूज करते हो, अलग अलग एंजाइम यूज करते हो, जैसे आप घर में दही बनाते हो, तो दही क्या हर रिएक्शन की हर इसके लिए टाइम सेम नहीं लगता है, सबके लिए अलग अलग टाइम होता है। तो कितना एंजाइम है, कितना एक्टिवेट हो रहा है, उस पर डिपेंड रहेगा। थर्ड इज डिसोसिएशन ऑफ गैसेस, dissociation of gases on solid surface, on solid surface at high pressure, dissociation of gases on solid surface at high pressure। अभी यहां पे देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस पे अगर कैटलिस्ट है, जैसे आप हैबर्स प्रोसेस लेते हो, तो हैबर्स प्रोसेस में क्या हो रहा है कि कितने पार्टिकल गैसेस के डिसोसिएट करते हैं सॉलिड सरफेस पे, उस पे डिपेंड करता है। अमोनिया नाइट्रोजन पे नहीं डिपेंड करेगा कि कितना सरफेस पे डिसोसिएशन हो रहा है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
ऐसे रिएक्शन जो इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी देखो, ये लिख लो, नोट कर लो पहले। हो गया है? चलो, हो गया यहाँ पे। ओके, अभी तक मैंने कहा था कि 99% रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास? ए गिव्स प्रोडक्ट। मैंने कहा था 99% ए गिव्स प्रोडक्ट ही होगा आपके पास, जो हमेशा दिया जाएगा। बट कोई स्पेशल केस भी हो सकती है। अभी यहां पे हमें पढ़ना है स्पेशल, स्टार कर दो, स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन हमें पढ़नी है। अभी स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन मतलब क्या हो रही है यहाँ पे? अभी यहाँ पे देखो, स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, अगर आपको दिया है 3A से प्रोडक्ट, अभी तक मैंने क्या रिएक्शन लिखी थी? अभी तक हम रिएक्शन जो देख रहे थे, मैंने कहा था ए से क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। और जो सब बातें हमने की इस रिएक्शन के लिए की है, ठीक है? जो 99% यही रिएक्शन आने वाली है, सोच के चलो। 99% कंफ्यूज नहीं होना कि मैम क्या करें, कोई जरूरत नहीं है। 99% यही आने वाली है। बट 1% है, अगर आप एडवांस वगैरह देना चाहते हो तो 1% हो सकता है कि भाई ये रिएक्शन दी है 3A प्लस गिव्स प्रोडक्ट, और आपको इसके लिए अगर एक डेरिवेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे KT। ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये यूज नहीं करोगे। ये किसके लिए यूज होगा? ये सिर्फ यूज होगा इसके लिए, ठीक है? ये सिर्फ यूज होगा इसके लिए। अभी देखो इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों, क्या यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है? चल, अभी इसका कंसेप्ट समझते हैं। अभी मुझे बता, R इज इक्वल टू के लिखा हुआ है यहाँ पे, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो A रेज टू द पावर जीरो आया, ठीक है? अभी मैंने R के लिए मैंने कहा माइनस साइन होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया तो 1/3 होगा। एक ही केस में ऐसा नहीं था, 1/1 तो 1 ही आ रहा था वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा? dA बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे dt हो जाएगा। दोनों को सेम कर दो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? -1/3। यहाँ पे dA बाय क्या हो जाएगा? dt इज इक्वल टू k, और यहाँ पे a नॉट की वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, उसमें कोई ये नहीं है। तो -1/3, ठीक है? -1/3 होगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे dA कर दूं, चलो dA कर दिया, और यहाँ पे k और यहाँ पे dt कर दिया, ठीक है? इंटीग्रेट मैं 3 उस साइड में लेके जाती हूँ, तो इंटीग्रेट पहले कर देती हूँ, आपको पता है। कहां से कहां करूंगी? A0 से AT तक क्या आ जाएगा? dA आ जाएगा, और यहाँ पे -3 लेके जाऊंगी तो 3k, और यहां से 0 से t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dt। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कहां से? A0 से ये हो गया AT इज इक्वल टू -3 कितना आ जाएगा? KT, -3k, 0 से t, t -0 तो t आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या होगा? AT माइनस A0 इज इक्वल टू -3KT, कितना हो जाएगा? -3KT हो जाएगा। तो AT इज इक्वल टू क्या रहेगा? AT इज इक्वल टू A0 -3KT। क्या इक्वेशन समझ में आ रहा है? अगर A से प्रोडक्ट है, अगर A से प्रोडक्ट है तो उसके लिए इक्वेशन क्या आ रहा था? AT इज इक्वल टू A0 -KT। अगर A से प्रोडक्ट है कोई भी तो AT इज इक्वल टू A0 -KT आ रहा था। बट अगर 3A आता है, अगर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस क्या आया? 3KT आया। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया होता, सपोज मैंने यहाँ पे 4 ले लिया होता, तो क्या आता इक्वेशन? AT इज इक्वल टू A0 -4KT आ जाता। सही है ना? इक्वेशन सही समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे 5 लिया होता
तो इक्वेशन क्या बन जाता, AT इज इक्वल टू A0 माइनस 4KT बन जाता। तो ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे रिएक्शन चेंज हो जाएगी तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन माइनस क्या इनटू क्या हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब उसको क्या करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अभी इसी में हाफ लाइफ पीरियड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी में हम हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या था हाफ लाइफ पीरियड, पहले देखो, AT इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT है। AT की वैल्यू कितनी पुट करना है, हाफ लाइफ पीरियड मतलब T हाफ है, तो AT की वैल्यू कितना, A0 की सॉरी AT की वैल्यू कितनी पुट करनी है, A0 बाय 2, यहाँ पे ये A0 हो जाएगा माइनस 3KT कितना हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा। तो A0 बाय 2 यहाँ पे माइनस A0 लिख के आओ, तो यहाँ पे पूरा निकालोगे तो T हाफ आता है A0 बाय 6K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर नॉर्मल रिएक्शन है, अगर आपकी रिएक्शन नॉर्मल है तो वहां पे इक्वेशन क्या बन रहा था, A0 बाय 2K, क्या बन रहा था, A0 बाय 2K। बट अगर मैंने 3 लिखा हुआ है तो 3 इंटू 2 6K हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा होता तो वहां पे 2 इंटू 4 आ जाता तो 8K आ जाता। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। यस आकांक्षा, ये देखो छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। ये स्पेशल केस है, मैंने बोल रही हूँ 1% चांसेस है, 99 तो अपनी ही रिएक्शन आएगी, बट 1% चांस क्यों छोड़ना है। अगर रिएक्शन आ गई, पूछा ऐसे रिएक्शन के बारे में, तो हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो KT है जितना आ रहा है, 3 आ रहा है 3KT लगा दो, 2 आ रहा है 2KT, 6 आ रहा है 6KT, जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड बाय है उसको कर दो, 2K की जगह पे 3 आए तो 6K हो जाएगा, 4 है तो 8K, 5 है तो 10K आ जाएगा, लाइक दैट। क्लियर हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? किसी को डाउट है? क्या क्या पढ़े हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे? इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज जीरो। मल्टीपल रिएक्टेंट, ना ना ना, उस तरह से रिएक्शन नहीं आएगी नितिन, उसका सोचना ही मत, मल्टीपल रिएक्टेंट के लिए नहीं आएगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो रही है, किस पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आया था, किसी भी फॉर्म में लिखो, A0 के फॉर्म में लिखो, K के फॉर्म में लिखो, AT के फॉर्म में लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। AT इज इक्वल टू A0 बाय KT। अगर AT इज इक्वल टू A0 बाय KT याद रखोगे तो उसको हर इसमें आप हर फॉर्म में आप लेके आ सकते हो। उसके बाद हमने उसके ग्राफ देखे हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और एक हमने स्पेशल केस भी देख ली उसके लिए। अगर ये क्लियर होगा तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, वो आपको इजी जाएगा। क्लियर है यहां तक? फिर इसके आगे तो बहुत इजी है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कोई ये नहीं, अभी इंटीग्रेशन तो करना है। क्लियर हुआ है सबका, कोई डाउट नहीं है? आज शाम का लेक्चर कितने बजे है, 6:30, सबको पता होना चाहिए 6:30, नॉट 6 o'clock, ओके। और पूरा ये एक बार देख के आ जाना, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ने वाले। यस 6:30 to 7:30 आज की क्लास 6:30 to 7:30 रहेगी, ओके। चलो बाय एवरीवन, पेपर देख लेना और एक बात देखना यार कि कहाँ पे मार्क्स बढ़ सकते थे हमारे, ठीक है। चलो बाय।